हेलो एवरीवन, आज हम अपने पीएसएम के नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है टाइफाइड। तो टाइफाइड एक तरह का कैसा इन्फेक्शन है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है और टाइफाइड इंडिया में एंडेमिक है, ठीक है। और इंडिकेटर है सैनिटेशन मेजर्स का इंडिया में। टाइफाइड जो है एक तरह का इंडिकेटर है सैनिटेशन मेजर्स का इंडिया में। अब इसके एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स की अगर बात करें तो इसमें एजेंट कौन सा होता है? साल्मोनेला टाइफी, जो कि एक तरह का ग्राम नेगेटिव कैप्सुलेटेड फ्लैजिलर और मोटाइल बैसिलाई है। ग्राम नेगेटिव कैप्सुलेटेड फ्लैजिलर और मोटाइल बैसिलाई है। और फ्यू केसेस में जो है मतलब 3 to 4% केसेस में साल्मोनेला टाइफी भी हो जाता है, मतलब कॉज करता है इन्फेक्शन, ठीक है। अब इसके एंटीजेंस की बात करें तो इसमें मेनली 3 टाइप के एंटीजेंस होते हैं। पहला है सोमैटिक या ओ एंटीजन, दूसरा है फ्लैजिलार या एच एंटीजन, तीसरा है कैप्सुलार या वीआई एंटीजन। सोमैटिक एंटीजन जो होता है वो ग्रुप स्पेसिफिक होता है, फ्लैजिलार एंटीजन जो होता है वो टाइप स्पेसिफिक होता है, और कैप्सुलर एंटीजन जो होता है वो वायरुलेंस स्पेसिफिक होता है। फिर रिजर्वायर की बात करें तो मैन इज़ द ओनली रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। फिर सोर्स की बात करें तो सोर्स क्या हो सकते हैं? केस या कैरियर हो सकते हैं टाइफाइड के। और कैरियर की बात करें तो कैरियर 3 टाइप के हो सकते हैं: कन्वलेसेंट कैरियर, टेम्परेरी कैरियर्स और परमानेंट कैरियर्स। जैसा कि पिछले चैप्टर में बताया था मैंने कि कन्वलेसेंट कैरियर क्या होते हैं? जो विच शेड्स द बैसिलाई ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड, यानी 3 weeks to 3 months। वो कैरियर जो बैसिलाई को शेड करते हैं ड्यूरिंग रिकवरी पीरियड, जो कि कितना होता है? 3 weeks to 3 months। और टेम्परेरी कैरियर होते हैं जो शेड करते हैं बैसिलाई को फ्रॉम 3 months to 1 year। और परमानेंट कैरियर कौन होते हैं? जो शेड करते हैं बैसिलाई को फॉर मोर देन 1 year, ठीक है। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? फीको ओरल रूट से। अब वो कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू हो सकता है, या ड्रिंकिंग द कंटेमिनेटेड वाटर, या फोमाइट्स के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। फिर इसके पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की बात करें तो पर्सन इज़ इन्फेक्शियस एज लॉन्ग एज द पर्सन शेड्स द बैसिलाई इन द फीसेस और यूरिन। मतलब जब तक पर्सन बैसिलाई को शेड करेगा अपने फीसेस और यूरिन में तब तक उसको इन्फेक्शन कॉज रहेगा, इन्फेक्शियस रहेगा। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 10 to 14 days। अब आगे बढ़ते हैं। होस्ट फैक्टर की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कौन से एज को अफेक्ट करता है। तो ये मेनली 5 to 19 ईयर्स के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है, और मेनली ये मेल्स में ज़्यादा प्रेवलेंस होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। और सोमैटिक एंटीजन की बात करें तो सोमैटिक एंटीजन जो होता है वो हायर होता है किसमें? पोस्ट इन्फेक्शियस फेज में। सोमैटिक एंटीजन इज़ हायर इन पोस्ट इन्फेक्शियस फेज। और जो फ्लैजिलर एंटीजन होता है वो हायर होता है पोस्ट वैक्सीनेशन फेज़ में। मतलब इन्फेक्शन के बाद वाला जो फेज़ होता है उसमें सोमैटिक एंटीजन हायर होता है, और वैक्सीनेशन के बाद वाला जो फेज़ होता है उसमें फ्लैजिलर एंटीजन हायर होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो इसमें मानसून टाइम में ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज होता है, जुलाई टू सितंबर के बीच में। और ये सेंसिटिव होता है हीट से, फिनॉल से और क्रिसॉल से, ठीक है। सेंसिटिव टू हीट, फिनॉल और क्रिसॉल। बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स में इसके 2 टाइप के फेजेस होते हैं, एक अर्ली फेज और एक लेटर फेज। अर्ली फेज में क्या होता है? फीवर फॉर 3 to 4 days, और वो भी स्टेप लैडर पैटर्न। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्टेप लैडर पैटर्न में फीवर होता है, ठीक है। मतलब कि फीवर बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। और पैराडॉक्सिकल ब्रैडिकार्डिया होता है, पी सूप डायरिया होता है, ठीक है। फीवर फॉर 3 to 4 days, वो भी स्टेप लैडर पैटर्न का फीवर, और पैराडॉक्सिकल ब्रैडिकार्डिया और पी सूप डायरिया। फिर लेटर फेज की बात करते हैं, ये 7 to 10 days का होता है। और इसमें क्या क्या होता है? स्प्लीनोमेगैली, और कैसा होता है? रोज़ स्पॉट्स, ये भी आइडेंटिफाइंग फीचर होता है। रेड रैश, रेड बम्प्स, ठीक है। रोज़ स्पॉट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑन द चेस्ट एंड द ट्रंक, ये देखो रेड रैश जैसे स्पॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रोज़ स्पॉट्स। और केस फैटेलिटी रेट कितना होता है? 1 to 4%। ये देखो स्प्लीनोमेगाली दिख रही है, स्प्लीन का साइज़ बढ़ गया है, और यहाँ पर रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं, रोज स्पॉट्स। फिर बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? परफोरेशंस ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, सेप्टिसीमिया और मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन। ये सबसे मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन। फिर इसके डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा होता है? गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस की बात करें तो कौन सा होता है? बोन मैरो एग्जामिनेशन। गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड कौन सा होता है? बोन मैरो एग्जामिनेशन। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सा होता है? मोस्ट सेंसिटिव और स्पेसिफिक, वो होता है अपना ब्लड कल्चर, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड पूछे तो बताना बोन मैरो एग्जामिनेशन, और अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछे तो ब्लड कल्चर। सीरोलॉजी में कौन सा करते हैं? विडाल टेस्ट,
जो कि आप सबने पढ़ा भी होगा सेकेंड ईयर में विडाल टेस्ट डिटेल में। इसमें लीस्ट सेंसिटिव होता है और स्पेसिफिक होता है, ठीक है। ब्लड कल्चर कैसा था, वो मोस्ट सेंसिटिव था और स्पेसिफिक था, और जो विडाल टेस्ट होता है वो लीस्ट सेंसिटिव होता है और स्पेसिफिक होता है। इसमें जो सोमैटिक एंटीजन होता है उसमें एंटीबॉडी कब दिखती है, सीन इन द 6 to 8 डेज, और फ्लैजिलार एंटीजन होता है उसमें एंटीबॉडी कब दिखती है, सीन इन द 10 to 12 डेज। और फिर इसके बाद कौन सा आता है टेस्ट, रैपिड सीरोलॉजिकल टेस्ट, जैसे कि टाइफीडॉट, ठीक है, कैन डिटेक्ट बोथ IgM एंड IgG एंटीबॉडीज़। इसमें हम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट में। फिर बात करते हैं प्लान ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसका निमोनिक क्या है, बासु। तो इसमें फर्स्ट वीक में हम क्या करते हैं, ब्लड कल्चर, ठीक है। फिर सेकेंड वीक में हम क्या करते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट, एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं। फिर थर्ड और फोर्थ वीक में क्या करते हैं, थर्ड वीक में हम स्टूल कल्चर करते हैं और फोर्थ वीक में हम यूरिन कल्चर करते हैं। तो इसकी निमोनिक क्या है, बासु। बी से क्या है, ब्लड कल्चर। ए से एंटीबॉडी डिटेक्शन। एस से क्या है, स्टूल कल्चर। और यू से क्या है, यूरिन कल्चर। फिर इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो इम्यूनाइजेशन इसका जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके बात करें तो वैक्सीन की, तो TY21A, TY21A ये एक तरह की लाइव वैक्सीन है और कैसी है, ओरल वैक्सीन है। और इसको हम किस में देते हैं, मोर देन और इक्वल टू 5 ईयर्स के एज के बच्चों में। और इसका 3 डोजेस देते हैं। और रेजिमेंट कब होता है, डे 1, 3 और 5 पे, और एवरी 3 ईयर्स पे। मतलब 3 डोज देते हैं, डे 1 पे, डे 3 पे और डे 5 पे, और एवरी 3 ईयर्स पे देते हैं। और इसमें जो इम्यूनिटी होती है वो कब डेवलप करती है, आफ्टर दी 7 डेज। मतलब जब हमने इम्यूनिटी वैक्सीन दी उसके 7 दिन बाद से इम्यूनिटी डेवलप करना स्टार्ट हो जाती है। फिर दूसरे वैक्सीन कौन सी है, VI पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। ये एक तरह की सब यूनिट वैक्सीन होती है। इसको हम सब क्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। और ये किस में देते हैं, मोर देन 2 ईयर्स के बच्चों में। और ये सिंगल डोज होती है और इसको हम रीवैक्सीनेशन करते हैं एवरी 3 ईयर्स में। और इसमें इम्यूनिटी डेवलप होती है आफ्टर 7 डेज, ठीक है। 2 टाइप की वैक्सीन है, TY21A और VI पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। इसको हम डे 1, 3 और 5 3 डोज देते हैं और एवरी 3 ईयर्स में। और इसमें केवल सिंगल डोज देते हैं और इसको रीवैक्सीनेट करते हैं एवरी 3 ईयर्स। इसमें मोर देन और इक्वल टू 5 ईयर्स के बच्चों में देते हैं और इसमें मोर देन 2 ईयर्स के बच्चों में देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। रूटीनली इफ़ देयर इज़ अ आउटब्रेक ऑफ टाइफाइड, नो नीड टू वैक्सीनेट एवरीबडी एज द सीरो कन्वर्जन रेट फॉलोइंग द वैक्सीनेशन, दैट इज़ एंटीबॉडी फॉर्मेशन फॉलोइंग द वैक्सीनेशन इज़ मोर देन द नेचुरल इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिसीज़। अगर टाइफाइड का आउटब्रेक हो जाए तो हमें सबको वैक्सीनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जो सीरो कन्वर्जन रेट होता है इसका, वो मोर देन द नेचुरल इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिसीज़ से ज़्यादा होता है। मतलब जो सीरो कन्वर्जन रेट होता है वो डिसीज़ के इंक्यूबेशन पीरियड से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए हमें सब में वैक्सीनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेस्ट वे टू कंट्रोल द टाइफाइड इन सच सिचुएशन इज़ द सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। सबसे बेस्ट वे होता है कंट्रोल करने के लिए। फिर बात करते हैं वैक्सीन रिकमेंडेड फॉर हाई रिस्क ग्रुप। हाई रिस्क ग्रुप कौन कौन से होते हैं? पहला है हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स, दूसरे हैं हाई रिस्क ग्रुप सच एज हॉस्पिटल स्टाफ्स एंड स्कूल चिल्ड्रन, तीसरा है रेसिडेंट ऑफ द एंडेमिक एरियाज, चौथे हैं ट्रैवलर्स प्रोसीडिंग टू एंडेमिक एरियाज, पांचवा है इंडिविजुअल्स अटेंडिंग द लार्ज गैदरिंग्स, और छठा पार्टिसिपेंट्स इन द लार्ज स्केल रिलीजियस सेरेमनीज़। तो ये सब हाई रिस्क ग्रुप हैं जिनमें वैक्सीन रिकमेंडेड होती है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं पेशेंट को टिल 3 नेगेटिव स्टूल या यूरिन कल्चर ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट को आइसोलेट करते हैं और टिल कब तक, जब तक उसका 3 नेगेटिव स्टूल ना आ जाए या यूरिन कल्चर ना आ जाए ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज। और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? फ्लोरोक्विनोलोन्स। और इसका डोज कितना होता है? 10 मिलीग्राम पर kg। और कब तक देते हैं? 7 डेज तक। फ्लोरोक्विनोलोन्स का अगर रेजिस्टेंस है तो हम कौन से ड्रग देते हैं? एम्पिसिलिन दे सकते हैं या सेफेक्जीम या फिर सेफेलोस्पोरिन। इन केस ऑफ कैरियर्स तो क्या देते हैं? एम्पिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन, और साथ में प्रोपेनिसेट देते हैं। बेस्ट मैनेजमेंट फॉर कैरियर स्टेट कौन सा होता है? कोलेसिस्टोक्टोमी और एम्पिसिलिन। ये सबसे बेस्ट मैनेजमेंट होता है, ठीक है, बेस्ट मैनेजमेंट फॉर कैरियर स्टेट। और अगर डिसइंफेक्शन ऑफ स्टूल या यूरिन करना है तो उसके लिए 5% क्रिसॉल देते हैं फॉर 2 to 4 आवर्स। और सॉइल्ड क्लोथ्स एंड लिनन को अगर जो है हमें डिसइंफेक्ट करना है तो क्लोरिनेशन करते हैं और स्टेरिलाइजेशन करते हैं, ठीक है।
इसमें ध्यान रखना क्या है कि ड्रग ऑफ चॉइस फ्लोरोक्विनोलोन्स होता है, 10 मिलीग्राम पर केजी देते हैं 7 डेज़ के लिए। और अगर रेजिस्टेंस है तो एम्पिसिलिन, सेफेक्सिम और सिफेलोस्पोरिन दे सकते हैं। और कैरियर के केस में एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, प्रोबेनिसिड देते हैं। लेकिन बेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है कैरियर में? कोलेसिस्टेक्टोमी, मतलब रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, और एम्पिसिलिन देते हैं साथ में। फिर आगे बढ़ते हैं। इफ़ देयर इज़ एन आउटब्रेक ऑफ टाइफाइड, अगर आउटब्रेक हो जाए तो बेस्ट वे टू मैनेज क्या है? इंश्योर द सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन अचीव्ड बाय क्लोरिनेशन। क्लोरीन का लेवल जो होता है, क्लोरिनेशन में क्लोरीन का जो लेवल होता है, रेसिडुअल क्लोरीन कितना होता है? 0.5 to 0.7 मिलीग्राम पर लीटर। इन हाईली एंडेमिक एरियाज रॉ फूड कैन बी डिसइंफेक्टेड विद द पोटेशियम पर मैग्नेट। जो हाईली एंडेमिक एरियाज होते हैं वहाँ पे मतलब फूड को कैसे डिसइंफेक्ट करते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट की मदद से। ठीक है, तो ये टाइफाइड के ट्रीटमेंट में इतना सब चीज़ हमने पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ऑन माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच।